अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 18th सेंचुरी लिटरेचर को। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये एक एज है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही फेमस एज है। 18th सेंचुरी पीरियड का अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1700 से लेकर 1798 तक का ड्यूरेशन जो है वो इस एज में आता है। ये टाइम पीरियड रेस्टोरेशन एज की एंडिंग के साथ स्टार्ट हो गया था। रेस्टोरेशन एज पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। और इस पीरियड में टू नोटेबल एजेस आती हैं। किस पीरियड में? 18th सेंचुरी के पीरियड में। पहली कौन सी? ऑगस्टन एज, ऑगस्टन लिटरेचर एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये जो हैं ये प्रोमिनेंट और टू मेन हैं। बाकी इसके अंदर रोमांटिक एज भी आ जाती है, क्लासिकल एज भी आती है, उनका मैं आगे जिक्र करूँगा। लेकिन ये जो टू मेन एजेस हैं ये ऑगस्टन लिटरेचर एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। जेम्स टू को उसकी डॉटर मैरी और सन इन लॉ विलियम ऑफ ऑरेंज ने इस पब्लिक डिमांड पर क्या था, मोनार्क से हटा दिया था। उसके बाद वो दोनों इंग्लैंड के मोनार्क बन गए, यानी कि बादशाह बन गए। और इंग्लैंड का ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन बहुत अरसे तक हेडलाइंस में रहा क्योंकि इस रेवोल्यूशन में ब्लडशेड नहीं हुआ था। 1694 में मैरी की डेथ हो गई और 1702 में विलियम ऑफ ऑरेंज की डेथ भी हो गई। इन दोनों के चिल्ड्रन नहीं थे। अलबत्ता जेम टू की एक और बेटी यानी मैरी की एक और सिस्टर जिसका नाम एनी था, वो 1702 में इंग्लैंड की क्वीन बन गई। उसके साथ ही ऑगस्टन एज की शुरुआत हो जाती है, यानी वो ऑगस्टन एज का स्टार्ट हो जाता है। और ये एज 1700 से लेकर 750 तक इसका जो दुरानिया है वो है। अगस्टन एज 1700 से 1750। इस एज को अगस्टन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस एज का फेमस पोइट जो था वो अलेक्जेंडर पोप था। उसने वर्जाइल और होरेस जैसे ग्रेट पोइट को कॉपी किया था, उनके राइटिंग स्टाइल को कॉपी किया था और उनकी पोइट्री को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। और होरेस और वर्जाइल के टाइम में वहाँ का एम्परर किंग अगस्टन था। उसी तरह सबसे लिटरेचर की इस एज को अगस्टन एज कहा जाता है क्योंकि पोप ने अगस्टन के दौर के पोइट्स को कॉपी किया था। इस एज को न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम के लोगों का नेचर वगैरह में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ओल्ड क्लासिकल पोइट्री को रिवाइव या रीन्यू किया जाता था। इस एज में क्लासिकल लिटरेचर ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आता है। इसके अलावा लैटिन लैंग्वेज भी रिवाइव्ड होती नज़र आती है। बहुत से नोटेबल वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया जो कि पहले से लैटिन में थे। एज ऑफ पोप में ज़्यादातर हिस्टोरिकल वर्क नज़र आता है। इस एज में नॉवेल्स में भी रिफॉर्मेशन हुई। इससे पहले यानी रेस्टोरेशन एज में ज़्यादातर प्लेस लिखे जाते थे, बट उसके बाद नॉवेल्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई। एज में ग्रेट नॉवेल्स देखने को मिलते हैं। इसी एज में स्टायर और जेंटल आयरनी जैसे फीचर नज़र आने लगे। ऑगस्टन एज में एसेज और प्रोज वगैरह में भी रिफॉर्मेशन हो रही थी। इस जॉनरा के ग्रेट राइटर इसी एज में सामने आए। ऑगस्टन एज में जो पब्लिकेशन प्रोसेस था वो बहुत ही चीप यानी कि बहुत ही सस्ता हो गया था, इसीलिए ज़्यादा लोग इस लिटरेचर की फील्ड में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे। अपनी जो चीज़ वो लिखते थे वो उसको पब्लिक करवाना चाहते थे क्योंकि ये चीज़ वो क्या थी, सस्ती हो गई थी, बहुत ही चीप हो गई थी, कोई ज़्यादा लोग प्रॉफिट नहीं ले रहे थे। तो उन्होंने इस प्रोफेशन में, लिटरेचर की फील्ड में वो आने लगे और पब्लिक में रीडिंग का शौक़ जो था वो बढ़ गया था। अलेक्जेंडर पोप की 1744 में डेथ हो गई और कुछ अर्से बाद जोनाथन स्विफ्ट भी एक्सपायर हो गए। इसलिए इन दोनों फेमस राइटर्स की डेथ के बाद 750 में ये जो एज है वो ख़त्म हो गई। अब हम मेजर फिगर्स ऑफ ऑगस्टन एज यानी जो मेजर और प्रोमिनेंट फिगर्स थे, जो राइटर्स थे, उनकी अगर बात करें जो इस एज में जिन्होंने आके वर्क्स किया, उनमें सबसे पहला नाम है अलेक्जेंडर पोप का। अलेक्जेंडर पोप के बाद जोनाथन स्विफ्ट, फिर सैमुअल जॉनसन, डैनियल डेफो, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरिक फील्डिंग, जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। ये वो मेजर फिगर थे, मेजर प्रोमिनेंट फिगर थे जिन्होंने अगस्टन एज के अंदर आके अपने वर्क्स दिए और अपनी रिफॉर्मेशन लेके आए और अगस्टन एज को एक इनलाइटमेंट एज बना दिया। अलेक्जेंडर पोप का ये अगस्टन एज के एक ग्रेट इंग्लिश पोइट और स्टाइलिस्ट थे और ये एज इन्हीं की वजह से फेमस हुई।
इन हिस्टोरिकल और डिस्कर्सिव पोइट्री की वजह से 18वीं सेंचुरी के मास्टर पोइट के तौर पर जाना जाता है। शेक्सपियर के बाद पोप को सेकंड मोस्ट कोटेड ऑथर के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी कोटेशंस को द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन में शामिल किया गया। उनकी लिखी जाने वाली वर्सेस भी बहुत फेमस हुई। अलेक्जेंडर पोप 21 मई 1688 को लंदन में पैदा हुए। उन्हें राइटर, पोइट और ट्रांसलेटर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत से लैटिन वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। पोप की 1744 में डेथ हुई जब वो 56 ईयर ओल्ड थे। अलेक्जेंडर पोप के दौर में हिस्टोरिकल वर्क बहुत ज़्यादा होने लगा। उसकी इनिशियली पोप ने ही उसको इनिशियली तौर पर किसने स्टार्ट किया था? पोप ने स्टार्ट किया था। उसी वजह से उसे मास्टर ऑफ स्टायर भी कहा जाता है। अब पोप के अगर पॉलिटिकल वर्क्स की बात की जाए तो पोप ने पोइट्री में हेरोइक कपलेट के स्टाइल को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बिल्कुल न्यू पोइटिक स्टाइल था। इस वजह से लिटरेचर में पोप की पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इस एज में लोग ज़्यादा नेचुरली पोइट्री को पसंद नहीं करते थे, इसलिए पोप ने अपनी पोइट्री में ओल्ड क्लासिकल स्टाइल को रिवाइव किया, जो कि बहुत फेमस हुआ, और उसके बाद आने वाले पोइट्स ने उसी के स्टाइल्स को कॉपी किया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप्स राइटिंग्स। अगर हम उसके वर्क्स की बात करें जो उसने जॉनर ऑफ पोइट्री के अंदर लिखे, तो सबसे पहले है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये 15 मई 1711 में पब्लिश किया गया। इस पोम को पोप ने अपने अर्ली कैरियर में ही लिखना शुरू कर दिया था और 3 साल में इस पोम को उसने कंप्लीट कर लिया था और इसे 1711 में पब्लिश किया गया। ये पोम एक डिस्कशन जो कि उस वक्त होती थी उसके रिस्पांस में लिखी गई। उस वक्त के लोग जो थे वो डिस्कशन वगैरह करते थे ना, लोगों के ऊपर स्टायर वगैरह करते थे, तो उस पे जो रिस्पांस था उस पे ये लिखी गई। और वो डिस्कशन ये थी कि पोइट्री को नेचुरल होना चाहिए या फिर उसके आर्टिफिशियल रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर उसने ये पोम लिखी थी। जैसा कि क्लासिकल पास्ट में किया जाता था, पोप ने इस पोम में क्लासिकल ऑथर्स पर कमेंट्स किए हैं जो कि उस पोइट्री के स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते थे। उसने इस पोम में क्रिटिसिज्म की लॉ को भी डिस्कस किया है। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म के फाइनल सेक्शन में पोप ने एक आइडियल क्रिटिक के मॉरल क्वालिटीज़ और विचुअल्स को डिस्कस किया है और साथ ही ये क्लेम भी किया है कि वो खुद भी एक आइडियल क्रिटिक मैन है, क्योंकि वो स्टायरिक मैन है, वो स्टायर वगैरह करता था ना, तो यही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो द रेप ऑफ लॉक। ये पोम बहुत ही फेमस पोम है, 1714 में इसको पब्लिश किया गया। द रेप ऑफ लॉक पोप की मोस्ट फेमस मॉक एपिक पोम है, जो कि पहले 1712 में पब्लिश हुई, लेकिन 1740 में इसका रिवाइज्ड वर्जन को भी पब्लिश किया गया। इस मॉक एपिक पोम में एक हाई सोसाइटी के क्वेल को पोप ने स्टाइलिकली लिखा है। इसमें 18वीं सेंचुरी की हाई सोसाइटी को जेन्युइनली और परफेक्टली प्रेजेंट किया गया है। इस पोम को एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर लिखा गया था, जिसमें अर्बिला फॉर्मर जो कि उसकी हीरोइन है उस पोम के अंदर, उसके हेयर को लॉक को उसकी परमिशन के बगैर लॉर्ड पीटर ने, यानी जो हीरो था, उसने काट दिया था। इस इंसिडेंट को सारी पोम में पोप ने स्टाइलिकली देखा है। उस लट काटने का मतलब ये था कि उसके प्राइड को वो ख़त्म करना चाहता था। इस पे मैंने ऑलरेडी अलेक्जेंडर की इस पोम को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, द रेप ऑफ लॉक। उसके बाद जो नेक्स्ट पोम है वो है द डनसिड एंड मॉरल एसे, 1722 टू 1743। ये पोप की मॉक हेरोइक नरेटिव पोम है और इसे 3 डिफरेंट किस्म के वर्जन में पब्लिश किया गया। इस पोम में गॉडेस डलनेस और उसकी चूजन एजेंट्स की प्रोग्रेस और ट्रम्फ्स यानी फतह को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मिशन ये है कि किंगडम ऑफ ब्रिटेन में आइडलनेस, स्टूपिडिटी, टेस्टलेसनेस और उस चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ये वर्क इंग्लिश हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और चैलेंजिंग वर्क था।
उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है एन एसे ऑन मैन, इसे 1732 टू 1734 यानी ये पब्लिशिंग डेट है। ये एक फिलोसफिकल पोम है जिसे हीरोइक कपलेट के स्टाइल में लिखा गया और 1732 टू 1734 के पीरियड के दरमियान ये पब्लिश हुई। ये मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का ही एक वर्जन था, लेकिन ये पोम क्रिश्चियनिटी पर बेस्ड नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट तो क्रिश्चियनिटी पर बेस्ड है ना, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा था, लेकिन ये पोम क्रिश्चियनिटी पर बेस्ड नहीं है। नो एवर इसमें मैन के फॉल के बारे में बताया गया है और ये मैन खुद अपनी साल्वेशन का रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट है द इमिटेशंस ऑफ हॉरेस 1733 टू 1738, इसे पॉपुलर अगस्टन फॉर्म, ये अगस्टन फॉर्म का पॉपुलर वर्जन है। उसके बाद द इमिटेशन ऑफ हॉरेस है 1733 टू 1738। ये हॉरेस बेसिकली एक रोमन पोइट था, तो उनकी जो वर्क थे उसकी इमिटेशंस तो अगस्टन फॉर्म पॉपुलर में लिखा गया, यानी इसमें क्लासिकल पोइट्री को किस हद तक रिवाइव किया गया। पोप ने मॉडल ऑफ हॉरेस को यूज़ किया, यानी जो हॉरेस ने जिस तरह की राइटिंग्स वर्क्स पे काम किया था उसी मॉडल को पोप ने यूज़ किया और इसमें पोप ने जॉर्ज II की लाइफ पर स्टायर किया, यानी कि हॉरेस की मॉडल को यूज़ करते हुए पोप ने जॉर्ज II के ऊपर बायोग्राफी के ऊपर उसकी लाइफ के ऊपर स्टायर किया। उसके बाद यूनिवर्सल प्रेयर्स 1738 ये वर्क किया गया। अगर हम अदर एडिशंस एंड फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशंस की बात की जाए, क्योंकि वो पोप ने बहुत सारी ट्रांसलेशंस पर भी काम किया, उसने लैटिन के वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो सबसे पहला जो है वो तो एलियट 1715 टू 1720, होमर्स ओडिसे 1725 टू 1726, पोप शेक्सपियर 1726 टू 1728, यानी ये इस इरा के दरमियान इसे पब्लिश किया गया। पोप शेक्सपियर 1726 टू 1728, इट कंसिस्ट ऑफ 6 वॉल्यूम्स। मॉरल एसे 1731 टू 1735, प्रोलॉग टू स्टायर 1735, बाउंड टू पोप 1736 एंड अदर एपिस्टल्स ऑफ बुक ऑफ हॉरेस, जिसे 1737 टू 1738 के दरमियान पब्लिश किया गया। अब अगर ये तो था अलेक्जेंडर पोप का प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर हमने उसको देखा इस एज के अंदर, जिस तरह उसने रिफॉर्म्स लेके आया, उसने वर्क किया। अगर हम अदर फेमस फिगर्स की बात की जाए तो वो हैं अगस्टन एज के, वो कौन से हैं? जोनाथन स्विफ्ट। ये एक एंग्लो आयरिश, ये 1767 में पैदा हुए और 1745 में उनकी डेथ हो गई। ये एक एंग्लो आयरिश यानी आयरलैंड की सोशल क्लास से तल्लुक़ रखने वाले स्टायरिस्ट, एसेइस्ट, पोइट, पैम्फलेटर, पॉलिटिकल पैम्फलेटर थे, जो कि 1667 में आयरलैंड डोबन में पैदा हुए। उसके नोटेबल वर्क्स में आ टेल ऑफ टब, जिसे 1704 में पब्लिश किया गया, गुलिवर्स ट्रैवल, ये मास्टरपीस माना जाता है। गुलिवर्स ट्रैवल एक रिमार्केबल नॉवल है, एक वर्क है। गुलिवर्स ट्रैवल 1726 में इसे पब्लिश किया गया। अ मॉडेस्ट प्रपोजल 1729, ये जो वर्क थे ये उसकी रिमार्केबल नोटेबल वर्क शामिल हैं। उनकी डेथ 1745 में हुई और उसके साथ ही अगस्टन एज ख़त्म होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट फिगर हैं वो सैमुअल जॉनसन हैं 1709 टू 1784। इन्हें डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है और ये पोइट, प्ले राइट, एसेइस्ट, मॉरलिस्ट, क्रिटिक, ग्रेट क्रिटिक, बायोग्राफर और एडिटर के तौर पर जाने जाते हैं। उनके फेमस वर्क में आ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 1755, अ जर्नी टू वेस्टर्न आइलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड 1775 वगैरह शामिल हैं। उसके अलावा उन्होंने बायोग्राफीज़ भी लिखी, जिनमें लाइफ ऑफ रिचर्ड सैवेज 1744 में जिसे पब्लिश किया गया, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर 1765 में पब्लिश किया गया, लाइव्स ऑफ पोइट 1780 में उसे पब्लिश किया गया वगैरह शामिल हैं, जो कि बहुत ही फेमस हुई। डॉक्टर जॉनसन के एक और फेमस वर्क को बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली, जो कि अलेक्जेंडर पोप की एक पोम मसीहा के लैटिन ट्रांसलेट से हासिल हुई और ये ट्रांसलेशन बहुत ही फेमस हुई। यानी वो अलेक्जेंडर पोप का वर्क था मसीहा, वो लैटिन में था, उसको ट्रांसलेट किया इन्होंने और ये बहुत ही फेमस हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हैं बहुत ही फेमस राइटर हैं डैनियल डेफो।
डैनियल डेफो 1660 में पैदा हुआ और 1731 में उनकी डेथ हो गई। डेफो ने इस एज में नॉवेल्स पर काम करना शुरू किया, जबकि उससे पहले प्लेज लिखे जाते थे और ये नॉवलिस्ट के तौर पर फेमस हुआ, जिसमें इसने फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों के वर्क्स किए। इसके मेजर वर्क्स में रॉबिन्सन क्रूसो, कैप्टन सिंगलटन, कॉलोनल जैक, द स्टॉर्म, मेमोरीज ऑफ चर्च ऑफ स्कॉटलैंड 1717. These were all novels of डेफो एंड मैनी मोर. हाइम ऑफ पेलोडी 1703 ये पोम थी डेफो की। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो सैमुअल रिचर्डसन है। वो 1689 में पैदा हुए और 1761 में उनकी डेथ हो गई। उनके फेमस वर्क में उसका लिखा जाने वाला नावल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ पैमिला और विचुअल रिवार्ड। उसके बाद हेनरी फील्डिंग फॉलोइंग द मेजर वर्क्स ऑफ हेनरी फील्डिंग, वो 1707 में पैदा हुआ और 1754 में उनकी डेथ हो गई। उनकी जो मेजर वर्क थे वो हैं द मस्कुरेट अ पोम, फर्स्ट वर्क था उनका। द आर्थर फोर्स रेप अपॉन रेप, ये प्ले था। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स मेजर वर्क था, 1749 में पब्लिश हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जो नेक्स्ट फिगर है, प्रोमिनेंट फिगर है अगस्टन एज का, वो जोसेफ एडिसन है। 1672 में पैदा हुए और 1719 में उनकी डेथ हो गई। उनका जो मेजर वर्क है वो अगर देखा जाए तो वो एन एड्रेस टू किंग विलियम 1695 और द कैंपेन वो है 1742, ये एक फेमस एपिक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोमिनेंट फिगर है वो रिचर्ड स्टील है। वो कब पैदा हुआ? 1672 में पैदा हुए और 1729 में उनकी डेथ हो गई। उनके अगर मेजर वर्क्स की बात की जाए तो फॉलोइंग आर द मेजर वर्क्स ऑफ रिचर्ड स्टील: द क्रिश्चियन हीरो, जिसे पब्लिश किया गया 1701 में, द टेंडर हस्बैंड और द अकम्पलिश्ड फूल्स, जिसे 1705 में पब्लिश किया गया। तो ये सारे प्रोमिनेंट फिगर थे जिन्होंने परफॉर्म किया अगस्टन एज के आखिर। अगस्टन एज के अंदर रिमार्केबल रिफॉर्म्स लेकर आए और जोनाथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप की डेथ के बाद 1750 में अगस्टन एज की इख्तिताम हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एज आती है वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है। इसका आगाज़ होता है 1750 से लेकर 1798 तक इसका इख्तिताम है। इसे 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ पास्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे एज ऑफ रीज़न या इनलाइटमेंट की एज भी बोला जाता है। एज में नॉवेल्स और पीरियोडिकल एसेज बहुत ज़्यादा लिखे जाने लगे और बहुत सारे नॉवेल्स को पब्लिक ने पॉपुलर कर दिया। इसके अलावा इसी एज में पोइट्री में रोमांटिसिज्म की बिगनिंग हुई, जो कि इस एज में क्या हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इस स्टाइल यानी रोमांटिसिज्म की वजह से कुछ पोइट्स भी बहुत फेमस हुए। इसके अलावा इस एज में नए एडवांस जो हैं राइटर्स और वर्चुअस राइटर्स वो सामने आने लगे, जिन्होंने 19th सेंचुरी के लिटरेचर को आगे बढ़ाया। इस एज के फेमस राइटर्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे और उन्हीं की वजह से इस एज को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है। इन्होंने इस एज में एसेज, सरमन्स, पैम्फलेट्स, पोम्स के अलावा बायोग्राफीज़ और क्रिटिकल वर्क्स भी लिखे। उनके मेजर वर्क्स को डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन 1755 में उनकी पब्लिश होने वाली इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी की वजह से उनको सबसे ज़्यादा फेम मिला, जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के आने से पहले तक इस्तेमाल होती रही। एज ऑफ इनलाइटमेंट को न्यू क्लासिज्म का पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि ये एज ग्रेजुअली रोमांटिसिज्म की तरफ मूव ऑन हो गई। इसे बेसिकली एज ऑफ इनलाइटमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर के लिटरेचर के थ्रू मुख्तलिफ सोशल, पर्सनल, पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है और इस एज में नेचुरल स्टेट ऑफ मैन और सिविलाइज स्टेट ऑफ मैन के दरमियान कंपैरिजन भी किया गया। इसके अलावा इस एज में नावल के जो सब जॉनर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, जैसे कि एपिस्टोलरी नावल, सेंटिमेंटल नावल, हिस्टोरिकल नावल और लिबर्टाइन नावल वगैरह।
अब इस एज के मेजर राइटर्स की बात की जाए, मेजर फिगर्स, मेजर लिटरेरी फिगर्स की बात की जाए जिन्होंने आकर इस एज में अपनी खिदमात को अंजाम दिया, और मेजर राइटर्स ऑफ एज ऑफ सेंसिबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो नाम आता है वो ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं। वो 1730 में पैदा हुए और 1774 में उनकी डेथ हो गई। गोल्डस्मिथ ने ज़्यादातर वर्क्स नॉवेल्स पर किया। उनमें ज़्यादातर कॉमेडी की थीम्स को यूज़ किया क्योंकि ये रेस्टोरेशन कॉमेडी से इंस्पायर था, और उनके मेजर वर्क्स में जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो फॉलोइंग हैं। द सिटीजन ऑफ वर्ल्ड जिसे 1762 में पब्लिश करवाया गया, द ट्रैवलर जिसे 1764 में पब्लिश करवाया गया, एन एसे ऑन डेथ ऑफ मैड ऑफ एंड डॉग, वो क्या मैड डॉग, एन एसे ऑन अ डेथ ऑफ मैड डॉग 1766, द गुड नेचर्ड मैन 1768, द डिजर्टेड विलेज 1770, थॉमस। उसके बाद जो नेक्स्ट राइटर है, जो प्रोमिनेंट फिगर ऑफ एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, वो है थॉमस ग्रे। वो 1716 को पैदा हुए और 1771 में उनकी डेथ हो गई या वो एक्सपायर हो गए। अगर उनके प्रोमिनेंट वर्क्स की बात की जाए, उनके मेजर वर्क्स की बात की जाए जिन्होंने आके इस एज में 4 चांद लगा दिए थे, उनमें जो पहला वर्क है वो एन एसे रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, उसके जैसे 1751 में पब्लिश किया गया। उसके बाद ओडिसी 1757, पोम्स बाय मिस्टर जो ग्रे 1768, द कैंडिडेट 1774। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ दिस एज है वो लॉरेंस स्टीम है, 1713 टू 1768। 1713 में पैदा हुआ और 1768 में उनकी डेथ हो गई। लॉरेंस ने इस दौर में एक बहुत ही फेमस नावल लिखा जिसे कहते हैं ट्रिस्ट्रम शैंडी। इस नावल को पार्ट्स में पब्लिश कराया गया, इसके 9 पार्ट्स हैं और उस दौर के सबसे इम्पोर्टेंट नावल ये समझ जाती है। उसके अलावा और भी बहुत से राइटर्स और पोइट्स और नॉवलिस्ट आए जिन्होंने लिटरेचर में एक नए जॉनरा यानी रोमांस को इंट्रोड्यूस करवाया। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एसटी कॉलेज के साथ कंट्रीब्यूशन करके अपनी पोम को कलेक्शन में पब्लिश करवाया, जिसके साथ ही एज ऑफ सेंसिबिलिटी ख़त्म हो गई, एक और नई एडवांस्ड रोमांटिक एज की बिगनिंग हुई। प्रोमिनेंट इवेंट एंड लिटरेरी फीचर्स ऑफ 18th सेंचुरी। ओवरऑल इस सेंचुरी 18th सेंचुरी की एज को एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा जाता है। ये विजडम और थॉट्स और साइंटिफिक थॉट्स का पीरियड माना जाता है। पीपल ज़्यादा फोकस किस पे करते थे, थिंकिंग पे, साइंटिफिक रीजन पर फोकस किया करते। इस एज के ज़रिए लिटरेचर को एक न्यू वे भी मिला जिसे न्यू क्लासिज्म कहा जाता है, जो कि न्यूटन के साइंटिफिक थॉट से इन्फ्लुएंस था। फॉर द एज इस एज को 2 हाफ में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट हाफ 1700 टू 1750 को ऑगस्टन एज, न्यू क्लासिकल एज और एज ऑफ पोप कहा जाता है। दो इस एज के प्रोमिनेंट फिगर, फेमस फिगर कौन थे? अलेक्जेंडर पोप थे। इस पीरियड की राइटर्स ने मोस्टली रोमन, क्लासिकल रोमन राइटर को फॉलो किया, जो कि रिंग अगस्टस के रीजन में प्रोमिनेंट हुए। इस एज को अगस्टन एज या न्यू क्लासिकल एज कहा गया। सेकंड हाफ 1750 टू 1798 के पीरियड को एज ऑफ ट्रांजिशन और एज ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर प्री रोमांटिसिज्म की एज भी कहा जाता है। ये पीरियड ज़्यादातर रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अफेक्टेड था। अगर हम इसकी पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ 18th सेंचुरी, तो इस पीरियड में इंग्लैंड की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज नजर आईं, एक विग और दूसरी टॉरे। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन को पास किया गया। इस पॉलिटिकल एक्ट के मुताबिक स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मर्ज करने का फैसला हुआ ताकि ग्रेट ब्रिटेन को बनाया जा सके। 1737 में लाइसेंसिंग एक्ट को पास किया गया, जिसके मुताबिक थिएटर्स को कंट्रोल किया गया। इसके नतीजे में राइटर्स ने नॉवल को प्रेफर किया और इसके नतीजे में बहुत बड़े नावलिस्ट मिले, जैसे डैनियल डेफो और हार्डी
जैसे हमें नावल मिले, जो जिन्होंने नावल को अडॉप्ट किया और नावल को एक पेशा बना लिया और नावल पे काम करना स्टार्ट किया। 1798 में आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में इंक्लूड कर दिया गया। इस एज में साइंटिफिक रेवोल्यूशंस को सेंट्रल स्टेज की हैसियत से एक हैसियत हासिल हुई। इस एज के की फिगर, साइंटिफिक की फिगर्स में आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, केपलर और जॉन लॉक शामिल हैं। अगर हम प्रोमिनेंट लिटरेरी फीचर्स की बात करें, इस एज को प्रोज और रीजन की एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में प्रोज ज़्यादातर पब्लिश हुआ और प्रोज फ्लरिश हो गई बिकॉज लोग ज़्यादातर रेशनल थॉट्स और लॉजिकल थिंकिंग पर फोकस करने लगे थे। लाइसेंसिंग एक्ट की वजह से राइटर्स ने ड्रामाज को नॉवल के साथ एक्सचेंज कर दिया और नॉवल ज़्यादा लिखे जाने लगे। इसी वजह से इस पीरियड में बेशुमार नॉवलिस्ट नज़र आते हैं। इसके अलावा इस एज में पॉलिटिकल राइटिंग्स बहुत पॉपुलर हुई, क्योंकि इस एज के राइटर के पास बहुत से पॉलिटिकल ओपिनियंस होते थे और वो बोल्डली इन्हें एक्सप्रेस करते थे और ब्लंटली वो सबको बताते थे। पॉलिटिकल पम्पलेट्स को बहुत फेम मिला। इस लिहाज से इस तरह इस एज को पॉलिटिकल राइटिंग के लिहाज से गोल्डन पीरियड समझा जाता है। तो गोल्डन पीरियड अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल कौन से था? 18th सेंचुरी लिटरेचर, क्योंकि इस टाइम पे राइटर्स के बाद बहुत से पॉलिटिकल थॉट्स थे, वो क्रिटिक्स भी करते थे, उनके हक में बोलते थे और सब कुछ ब्लंटली बताते थे। एज ऑफ इनलाइटमेंट में क्लब्स और कॉफ़ी हाउसेस को सोशल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस मिली, क्योंकि ज़्यादातर राइटर्स इन्हें क्लब्स वगैरह में मीटिंग करते थे, अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और इस तरह कुछ क्रिएटिव लेके आते थे। इस एज में दो फेमस पॉलिटिकल क्लब्स थे, एक स्क्रूबलर्स क्लब, किट कैट क्लब। उसके बाद ज़्यादातर कम्युनिकेशंस और मीटअप्स वगैरह जो हैं जो न्यू थिंकिंग का वजह बनी और मीटअप्स की वजह से जो मैगजीन्स को बहुत फ़रोग मिला, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली और पीरियोडिकल राइटिंग्स भी इम्प्रूव होने लगी। बहुत से लेटेस्ट चैनल सामने आए, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर, टेटलर, स्पेक्टेटर, गार्डियन, रैम्बलर, और इनमें बहुत से प्रोज राइटर ने भी अपनी सर्विस दी, जैसा कि जॉनथन स्विफ्ट, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, सैमुअल जॉनसन। इस एज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी फीचर स्टायर था। इस एज में राइटर्स ने स्टायर्स लिखकर ह्यूमन फॉलीज और वॉइसेस पर अटैक किया, जो कि बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड बन गया। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर पोप बाय जो डेंसिड है, जिसे लिखा अलेक्जेंडर पोप ने, अ मॉडेस्ट प्रपोजल बाय जॉनथन स्विफ्ट, और डिक्शनरीज और ट्रांसलेशन भी इंपॉर्टेंट रही, जो कि रिमार्केबल है। इस एज को इतने सारे नामों से बुलाया जाता है 18th सेंचुरी के अंदर: एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ इनलाइटमेंट, और एज ऑफ पोप, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप और एज ऑफ जॉनथन स्विफ्ट। इतने सारे नामों से इसे प्री रोमांटिसिज्म भी, न्यू क्लासिज्म भी बुलाया जाता है। इसके अंदर इस तरह से रिफॉर्म्स लाई गई, इस तरह से राइटर्स ने अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ दिए, अपनी क्रिएटिविटी दी, और इस एज को क्या माना जाता है, गोल्डन पॉलिटिकल इरा भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में राइटर्स के पास बहुत सी पॉलिटिकल थॉट्स हुआ करती थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।